यूट्यूब चैनल केडी एजुकेशन स्मार्ट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी राजनीति विज्ञान चल रहा है और इसमें हमने अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कितने वीडियो? 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा चौथा वीडियो रहेगा। अब तक बात करें तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर बक्सर बिहार का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और हमने अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया जो प्रथम एक्ट था और उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, यहां तक पढ़ दिया है। आज हमें पढ़ना है जो आपको बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के पास आकर छोड़ा था, आज हमें रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना होगा। देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार प्रश्न आता है इसके अंदर से। आज देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ना है? रेगुलेटिंग एक्ट, ये यूं कह सकते हैं 1773 का, यूं लिख लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब होता है संचालन करना। क्या होता है? संचालन करना। यानी भारत की जो शासन प्रणाली थी, भारत का जो व्यापार था, उस व्यापार को सही ढंग से संचालित करने के लिए क्या किया गया? एक एक्ट यानी एक कानून यानी एक नियम बनाया गया जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये क्या था। देखो पहली बात तो ये याद रखनी है कि अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया भारत में प्रथम एक्ट। अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया भारत में प्रथम एक्ट कौन सा था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। बात करें इस एक्ट का निर्माण, तो इस एक्ट का निर्माण ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर किया था। पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किसने किया था? तो ब्रिटेन की संसद और कंपनी ने मिलकर किया था। बात करें कौन सा एक्ट था तो पारित किया गया प्रथम एक्ट कौन सा था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। देखो क्या हुआ इस एक्ट के तहत। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, BOD, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल। इस बोर्ड के अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान है तो आपको ध्यान होना चाहिए 24 सदस्य। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य हुआ करते थे। इन सदस्यों के कार्यकाल की बात मैंने आपको बताई थी कि इन सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था 1 वर्ष। कितना था? 1 वर्ष। कार्यकाल कितना था? 1 वर्ष हुआ करता था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रश्न आपसे कुछ यूं पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया? तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक बात तो ये होगी। इसके अलावा साथ में ये भी कहा गया इन सदस्यों के बारे में कि जो 24 सदस्य है, ये जो 24 सदस्य है, इन 24 सदस्यों में से 25% सदस्य यानी 1/4 सदस्य क्या होंगे? प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, यानी क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। ऐसा प्रावधान भी किया गया किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। अगली बात करें तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव की बात करें तो एक अन्य बोर्ड हुआ करता था COP। उस बोर्ड का क्या नाम था? COP। फुल फॉर्म की बात करें तो कोर्ट ऑफ प्रोक्टोराइजर्स। क्या कह सकते हैं? कोर्ट ऑफ प्रोक्टोराइजर्स। क्या बता रहा हूं मैं? ये बता रहा हूं कि जो BOD बोर्ड था उसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। ठीक है। अब बात करें कि इन 24 सदस्यों का चुनाव कौन करता था? तो इन 24 सदस्यों का चुनाव करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी? इस COP बोर्ड के पास हुआ करती थी। अब बात करें कि यूं मान लो कि मुझे क्या बनना है? COP बोर्ड का सदस्य बनना है। मुझे क्या बनना है?
इस बोर्ड का सदस्य बनना है और इस बोर्ड का सदस्य बनकर क्या करूंगा मैं इन बीओडी के जो इस सदस्यों का क्या करूंगा चुनाव करूंगा। तो प्रावधान ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीओपी का सदस्य बनेगा तो उसे एक राशि देनी पड़ती थी और वो राशि थी 500 पाउंड शेयर। कितनी राशि थी 500 पाउंड शेयर, यानी जो व्यक्ति कंपनी में 500 पाउंड शेयर लगाता था वही व्यक्ति क्या कर सकता है इन बीओडी के 24 सदस्यों का क्या कर सकता है चुनाव कर सकता है। ये प्रावधान था। लेकिन ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस एक्ट के तहत ये क्या कर दिया गया उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया। इस राशि में क्या कर दिया गया बदलाव कर दिया गया कि राशि 500 पाउंड शेयर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 1000 पाउंड शेयर कर दी गई। किस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दोबारा देखो कि बीओडी का 24 सदस्यों का चुनाव करने वाला बोर्ड सीओपी बोर्ड, अगर किसी को सीओपी बोर्ड का सदस्य बनना है तो एक राशि देनी होगी 500 पाउंड शेयर। लेकिन 1773 का जो एक्ट आया, इस एक्ट ने क्या कर दिया कुछ बदलाव कर दिया और ये कहा कि अब से अगर कोई व्यक्ति सीओपी का सदस्य बनेगा तो राशि कितनी देनी होगी 1000 पाउंड शेयर देनी होंगी। ये सारे प्रावधान किसके द्वारा किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किए गए। दोबारा देखो क्या क्या बदलाव आए। बीओडी के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। 25% सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, ये भी बात करेगी। सीओपी के सदस्यों की खर्च राशि कितनी कर दी गई 500 से बढ़ाकर 1000 पाउंड शेयर कर दी गई। अगली बात देखो इसमें क्या हुई। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उस गवर्नर का पद क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया। किस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नया पद बनाया गया। क्या बनाया गया एक नया पद बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन सा पद बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल नामक क्या बनाया गया नामक नया पद बनाया गया। किस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दोबारा देखो कि पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त हुआ तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लागू किया गया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ध्यान रखना है। देखो ये 3 बातें आपको एक साथ याद रखनी पड़ेगी। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था लॉर्ड क्लाइव था। कौन था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, बात करें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वो कौन था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था वारेन हेस्टिंग्स था। बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी यहां पर आएगा गवर्नर जनरल। क्या आएगा गवर्नर जनरल। भाई गवर्नर का पद समाप्त हो रहा है, क्या आएगा गवर्नर जनरल आएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर, यहां पर गवर्नर ही आएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन आएगा वारेन हेस्टिंग। और यहां पर आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन आएगा वारेन हेस्टिंग्स ही आएगा। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त किया गया और नया पद जोड़ा गया गवर्नर जनरल का। हाँ, पद का नाम बदला गया, व्यक्ति नहीं बदला गया। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही था और प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था वारेन हेस्टिंग ही हुआ करता था। ये सीरीज इसी प्रकार से चलेगी आगे। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय। ये इस प्रकार से सीरीज चलेगी, आपको याद रखनी होगी। तो दोबारा देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया, नया पद जोड़ा गया गवर्नर जनरल का। अंतिम गवर्नर कौन था वारेन हेस्टिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वो भी वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए क्या किया गया एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कितने सदस्य? 4 सदस्य। यानी ये कहा गया कि ये गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता करने के लिए क्या बनाया जाए? एक परिषद बनाई जाए, एक काउंसिलिंग बनाई जाए। उस काउंसिलिंग में कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। और ये जो सहायता परिषद थी, ये जो सहायता परिषद थी, ये किसके प्रति उत्तरदायी थी? BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति क्या हुआ करती थी? उत्तरदायी हुआ करती थी। यानी कहने का मतलब है इन सभी को एक दूसरे में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। यानी हर एक व्यक्ति क्या होगा? एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होगा। जब उत्तरदायी होगा तो आपको पता है कि भ्रष्टाचार क्या होगा? कम होगा। मैंने आपको बताया था कि पीछे इलाहाबाद की संधि के बाद मुल्क प्रणाली प्रारंभ हो गई थी, भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है प्रावधानों के द्वारा। भाई गवर्नर जनरल की सहायता कौन करेगा? ये 4 सदस्यीय परिषद करेगी। ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? BOD के प्रति उत्तरदायी होगी। अगली बात करें, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? जो बंबई में मद्रास था, जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, उनमें से 2 बंबई में मद्रास को क्या किया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी अब तक ये प्रेसिडेंसियां, ये तीनों प्रेसिडेंसियां क्या कर रही थी? अपने अपने स्वतंत्र कार्य कर रही थी, अपने खुद के कानून बना रही थी। लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने ये कहा कि ये जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये किसके अंडर में रहते हुए काम करेगी? बंगाल के अंडर में रहते हुए काम करेगी। ऐसा प्रावधान भी कर दिया गया किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब आपसे पूछा जाए कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कब किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आगे देखो इसी कड़ी में क्या हुआ कि इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में, कब? 1774 में कोलकाता में क्या किया गया? पहली बार क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 को। पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। कहां पर हुई? कोलकाता में हुई। किस एक्ट के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। बात करें कि इस एक्ट में न्यायाधीशों की संख्या, एक्ट में नहीं, इस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। और बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो वो थे सर एलिजा एमपी। कौन थे? सर एलिजा एमपी। कौन थे? सर एलिजा एमपी। ऐसा प्रावधान भी किया गया किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दोबारा देखो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बात करें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये कहां पर बनाया गया? कोलकाता में। और बात करें इसमें न्यायाधीश कितने थे? तो इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। बात करें मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एमपी हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसकी अगर किसी को विरुद्ध अपील करनी है, तो वो कहां होगी? वो लंदन की प्रीवी काउंसिल में होगी। कहां होगी? लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। ये प्रावधान भी किया गया किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, अगर कोई भी व्यक्ति इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? लंदन की प्रीवी काउंसिल में इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, अपनी दलील रख सकता है। इसके अलावा बात करें तो इसी एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटेन की जो संसद थी, उस संसद ने कंपनी को ये कहा कि कंपनी प्रत्येक वर्ष दीवानी, सेना और राजस्व, इन तीनों मामलों में क्या करेगी? एक प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी? एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करेगी। और किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी? तो वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ऐसा प्रावधान भी किया गया इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधान किया गया। समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। क्या कह रहा हूं मैं? भारतीय शासन कौन कर रहा है?
कंपनी और संसद दोनों मिलकर कर रही है। तो संसद ने कंपनी को ये कहा कि चलो आप भारत में व्यापार कर रहे हो तो ऐसा करना है आगे से आपको कि एक दीवानी, एक सेना और एक राजस्व। यानी दीवानी का मतलब यहाँ पर ये था कि जो राजा हुआ करता था वो जनता से क्या लेता था, टैक्स लेता था। ठीक है, हम यूं ही कहते हैं कि राजा जनता से टैक्स लेता है, लेकिन राजा को खुद को इतना समय नहीं था कि वो हर एक व्यक्ति के पास जाए, किसान के पास जाए और ये कहे कि हमें टैक्स दे। तो वो क्या करता था, टैक्स वसूल करने के लिए एक व्यक्ति रखा करता था जिसे हम बोला करते थे दीवान। क्या बोला करते थे, दीवान बोला करते थे। और दीवान के द्वारा जो टैक्स लेने का कार्य किया जाता था उसे कहा जाता था दीवानी। क्या कहा जाता था, दीवानी। ये वो दीवानी नहीं है जिसकी आप वो मत समझ लेना, ये दीवान वो है टैक्स लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, बात करें सेना, यानी सेना पर कितना खर्च हो रहा है। बात करें राजस्व यानी धन संबंधी जितने भी मामले हैं, इन तीनों मामलों में क्या करो, एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करो, यानी इनका बायोडाटा तैयार करो और ये बायोडाटा आप किसके सामने प्रस्तुत करो, संसद के सामने प्रस्तुत करो। ऐसा प्रावधान किया गया किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इतने प्रावधान किए गए इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक बार उन्हें देख लेते हैं सारे प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट के। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट। पूछा जाए कब आया तो 1773 में आया। कब आया, 1773 में आया। बात करें कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पारित किया गया कौन सा एक्ट था, प्रथम एक्ट था। इसके अलावा बात करें तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट का निर्माण किया गया कंपनी और संसद के द्वारा मिलकर। इसके अलावा बात करें तो क्या क्या प्रावधान किए गए, तो बीओडी के जो 24 सदस्य थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। और ये कहा गया कि 25% व्यक्ति क्या होंगे, प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे यानी सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा बात करें कि बीओडी के सदस्यों का चुनाव करने वाला एक अन्य बोर्ड सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, उसमें अगर किसी को अगर सीओपी का सदस्य बनना है तो खर्च राशि देनी पड़ती थी 500 पाउंड शेयर। लेकिन इस एक्ट के तहत उसमें भी बदलाव कर दिया गया और ये कहा गया कि अब वो राशि कितनी है, 1000 पाउंड शेयर होगी। यानी जो व्यक्ति 1000 पाउंड शेयर धारक होगा वही क्या करेगा, बीओडी के सदस्यों का चुनाव करेगा, वही सदस्य सीओपी का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा बात करें तो इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद समाप्त कर दिया गया। नया पद लागू किया गया कौन सा, गवर्नर जनरल का। बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो लॉर्ड क्लाइव था। बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। इसके अलावा बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी कौन था, वारेन हेस्टिंग नहीं हुआ करता था। इसके अलावा बात करें तो गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों वाली क्या बनाएगी, परिषद बनाएगी। और ये जो परिषद थी वो किसकी सहायता करेगी, गवर्नर जनरल की कार्यों में सहायता करेगी। ये परिषद बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगा। अगर कल को कोई भ्रष्टाचार होगा तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, इस बीओडी बोर्ड की होगी। इसके अलावा बात करें तो इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब है, 1774 में। बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की, तो इस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल 4 न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश पूछ ली जाए तो कौन थे, सर एलिजा एमपी। कौन थे, सर एलिजा एमपी। कहीं आपको एमपी देखने को मिलेगा। बात करें इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था इसमें स्थान पूछ लिया जाए कि कौन से स्थान पर बनाया गया, तो कोर्ट विलियम फोर्ट के अंदर क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, बात करें ये सुप्रीम कोर्ट था, इसके विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी है तो वो कहां पर होगी, वो लंदन की प्रीवी काउंसिल में होगी। बात करें इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत प्रावधान ये भी किया गया कि जो कंपनी है वो प्रत्येक वर्ष क्या करेगी, दीवानी, सेना और राजस्व, इन तीनों मामलों पर क्या करेगी, एक प्रतिवेदन यानी एक बायोडाटा रिपोर्ट तैयार करेगी और किसके समक्ष पेश करेगी, संसद के समक्ष पेश करेगी। तो ये है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हमें पढ़ना है अगला एक्ट आएगा हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। तो हमारा जो पहला एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 का अधिनियम, उसके बाद 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम,
उसके बाद 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, उसके बाद 1927 का साइमन कमीशन आयोग, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, इसके अलावा बात करें तो 1946 का कैबिनेट मिशन, और इसके अलावा बात करें लेवल योजना, शिमला सम्मेलन, और अंतिम जो हमारा अधिनियम रहेगा वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रहेगा। तब हम यहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्ट पूरे हो जाएंगे। अगला जो हमारा एक्ट है वो आएगा 1781 का एक्ट ऑफ शेड्यूल। तो ये हो गया अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। एक एक्ट हमने पढ़ दिया है और उस एक्ट का नाम मैंने आपको बताया, पढ़ा दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 5-6 बातें हैं इसके अंदर, पांचों की 5-6 बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न किसी प्रकार से आए, अगर आपको समझ में आया है, समझना ज्यादा जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लगातार याद करते रहे इनको। अब जो अगला जो हमारा एक्ट है वो आता है इस एक्ट के बाद 1781 का एक्ट ऑफ शेड्यूल। कौन सा एक्ट आएगा, 1781 का एक्ट ऑफ शेड्यूल। देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ शेड्यूल, ठीक है। एक्ट ऑफ शेड्यूल क्या पढ़ना है हमें, 1781 का एक्ट पढ़ना है, एक्ट ऑफ शेड्यूल। देखो सेटलमेंट का अर्थ क्या होता है, सेटलमेंट का अर्थ होता है कि भी तालमेल बिठाना। क्या होता है, तालमेल बिठाना है। हम कह देते हैं कि इसको सेटल करने के लिए किया गया है। किसको कोई बात हो तो हमारी जुबान पर आता है कि ये फला चीज है, इसको हमने सेटल किया है। तो सेटलमेंट का अर्थ है कि इसको सही ढंग से सुचारू रूप से लागू करने के लिए इसको किया गया। क्या हुआ कि वहां पर जो संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी जिसे हम सीनेट कहते हैं, संसद की एक समिति थी, परवर समिति। क्या थी, परवर समिति। और परवर समिति के अध्यक्ष थे, परवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। कौन थे, एडमंड बर्क। दोबारा देखो क्या बता रहा हूं कि ब्रिटेन की संसद या सीनेट की समिति, कौन सी समिति, परवर समिति, और परवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, एडमंड बर्क। देखो परवर समिति क्या होती है, आपको बता दूं कि जो संसद होती है उसमें तो एक समिति होती है, परवर समिति। परवर समिति का काम यह होता है कि जो भी कोई विधेयक हो उस विधेयक पर गहनता से विचार करने वाली जो समिति होती है उस समिति को कहा जाता है परवर समिति। और परवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने क्या दिए, सुझाव दिए। क्या दिए, सुझाव दिए, और ये कहा कि हमारा जो पिछला एक्ट था, कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये कहा कि हमारा जो पिछला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उस एक्ट में क्या है, तमाम सारी कमियां हैं और उन कमियों को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो एडमंड बर्क के सुझावों से, एडमंड बर्क के सुझावों से क्या लाया गया, पिछले एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, उनको सेटलमेंट करने के लिए क्या लाया गया, एक एक्ट लाया गया जिसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये तो हो गया कानूनी एक्ट क्यों लाया गया। दोबारा देखो क्या पढ़ा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बात करें कौन सी समिति, परवर समिति। परवर समिति के अध्यक्ष कौन, एडमंड बर्क। और एडमंड बर्क ने सुझाव दिए कि हमें पिछले एक्ट में क्या करना है, सुधार करना है, तो हमें एक एक्ट और लाना होगा। और एक एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो क्या हुआ है, इस एक्ट के तहत प्रावधान ये किया गया, प्रावधान किया गया कि जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था, वो अब तक क्या कर रहा था, कोलकाता के लिए कानून का निर्माण कर रहा था। किसके लिए, कोलकाता के लिए क्या कर रहा था, कानून निर्माण कर रहा था। कौन, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। और ये जो इसे अधिकार था, ये जो इसे अधिकार था कानून बनाने का कोलकाता के लिए, ये अधिकार मिला था उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यानी कोलकाता को कोलकाता के लिए कानून का निर्माण करने का अधिकार किसके द्वारा मिला था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मिला था। लेकिन ये हाँ, तो ये तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था, ये कोलकाता के लिए कानून निर्माण कर रहा था। बात करें तो इस एक्ट के तहत बदलाव क्या किया गया, इस एक्ट के तहत बदलाव ये कर दिया गया कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अब तक कोलकाता सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कोलकाता के लिए कानून निर्माण करता था,
लेकिन अब आगे से वो बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के लिए भी क्या करेगा, कानून का निर्माण करेगा। इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। दोबारा देखो, मैंने बताया कि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के लिए कानून का निर्माण करता था, लेकिन नया एक्ट आया 1781 का, उसने ये कहा कि आप पर कार्यभार बढ़ाया जाएगा। अब तक आप सिर्फ कोलकाता के लिए कानून का निर्माण कर रहा था, तो आगे से आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि अब आगे से आप बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के लिए भी क्या करेंगे, कानून का निर्माण करेंगे। इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के तहत कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का कानून निर्माण का कार्यभार बढ़ा दिया गया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट था, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था, उससे क्या कर लिया गया, राजस्व का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, राजस्व का अधिकार छीन लिया गया। किसके द्वारा, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट से, यानी धन संबंधी जो कार्य करने के अधिकार थे वो छीन लिए गए। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। और भारत में क्या किया गया, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। क्या की गई, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये दो ही बातें याद रखनी है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ाया गया, और कोलकाता सुप्रीम कोर्ट से क्या किया गया, राजस्व का अधिकार छीन लिया गया, और भारत में पहली बार क्या किया गया, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ये हो गया अपना 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आगे आएगा अपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो भी देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, पहले थोड़ी सी जानकारी, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, किस प्रकार से आया, वो बातें भी जाने लेते हैं। कौन सा एक्ट बता रहा हूँ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भाई ये पिट्स क्या है, इंडिया क्या है, इस प्रकार की बातें हैं, उनका जो द्वंद्व है वो समाप्त कर देते हैं। देखो क्या हुआ, इसे 2 साल पहले चलते हैं, 1784 से 2 साल पहले चलते हैं। बात है 1782 की। कब की, 1782 की। वहाँ की जो संसद थी, उस संसद के विपक्ष दल का नेता था, एक विपक्ष दल का नेता था, और उस नेता का नाम आता है डुंडास। क्या नाम आता है, डुंडास। क्या बताया, 1782 की बात है, संसद की विपक्ष दल का नेता कौन था, डुंडास। देखो विपक्ष दल क्या होता है, ये बात भी ध्यान दे देते हैं यहाँ पर, विपक्ष दल क्या होता है। देखो अगर कोई भी चुनाव है, उस चुनाव में जिस पार्टी को या जिस दल को सर्वाधिक सीटें मिलती है, सर्वाधिक सीटें मिलेगी, वो तो क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। यानी वर्तमान में बीजेपी है, वो हमारा पक्ष का दल है, उसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है और वो ही सत्ता है, वो अब क्या है, सत्ता में है, तो वो तो क्या हो गया, पक्ष हो गया। पक्ष के विपरीत क्या होगा, विपक्ष होगा। पक्ष के विपरीत क्या होगा, विपक्ष होगा। अब सर की विपक्ष कौन सा होगा, हम यूं कहें कि भी जो पार्टी जीते वो तो क्या है, पक्ष है, और जो हारे वो विपक्ष है। अब जीतने वाली पार्टी तो एक होती है, लेकिन हारने वाली पार्टियां 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यहाँ तक 10 भी हो सकती है। लेकिन देखो इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि अगर किसी को विपक्ष बनना है, तो जो पक्ष की पार्टी है, जो पक्ष वाली पार्टी है, उसके बाद जिसे सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, उसके बाद जिसे सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, वो क्या होगा, विपक्ष होगा। क्या होगा, विपक्ष होगा। जैसे वर्तमान के अंदर
हमारी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो तो क्या है, पक्ष है। अब बीजेपी के बाद किसको ज़्यादा सीटें आई है, तो वो आई है कांग्रेस को। किसको आई है, कांग्रेस को आई है। कितनी सीटें, 52 सीटें आई है, तो वो क्या हो गया, विपक्ष हो गया। अब कि सर विपक्ष दल का नेता क्या होता है, तो जो संसद होती है उसके अंदर बनाया जाता है एक विपक्ष दल का नेता। उसके लिए शर्त होती है, विपक्ष दल का नेता बनने के लिए क्या होती है, एक शर्त होती है कि कुल सीटों का 10% क्या होगा, विपक्ष दल बनेगा। जैसे वर्तमान में हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 545 है। 10% की बात करें तो देखो कितनी हो गई, ये काटने पर आएगी 54 या 55 सीटें। कितनी आएगी, 54 या 55 सीटें आएगी। जिस दल को क्या मिले, 54 या 55 सीटें मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे कि वर्तमान में कांग्रेस को कितनी सीटें आई है, सिर्फ 52 सीटें आई है। यानी विपक्ष बनने की जो शर्त है उसको पूरा नहीं कर पाई है कांग्रेस। तो क्या विपक्ष दल का नेता बनेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर उसके पास सीट अगर 54 या 55 आती तो क्या बन सकता था, ये कोई विपक्ष दल का नेता बन सकता। ध्यान रहे वर्तमान में लोकसभा के अंदर कोई भी विपक्ष दल का नेता नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाई कांग्रेस। तो ये होता है विपक्ष दल, ठीक है। तो 1782 में जो विपक्ष दल का नेता था वो कौन था, डुंडास था। कौन था, डुंडास था। डुंडास क्या करता है, एक विधेयक लाता है। क्या लाता है, डुंडास 1782 में क्या करता है, एक विधेयक लाता है। और विधेयक में ये कहता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको पद से हटा देना चाहिए। एक बात तो ये कहता है अपने विधेयक में 1782 में डुंडास कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पद से हटा देना चाहिए, और एक कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला उपहार क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये दो बातें कहता है कौन, अपने 1782 के विधेयक में कौन कहता है, डुंडास कहता है। यानी ये कहता है डुंडास कि मैं कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स, इसके कार्यकाल से, इसके कामों से खुश नहीं हूँ, और इसको पद से हटाकर वापस कहाँ बुला लेना चाहिए, ब्रिटेन बुला लेना चाहिए। और एक जो कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला है उपहार है वो भी समाप्त कर देना चाहिए। बता दूं आपको कि कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला उपहार क्या था। तो भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी थे वो भारत में काम करते थे, तो वो क्या करते थे, जनता से टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। लेकिन जो ब्रिटेन की संसद थी उसने मना कर दिया था कि आप अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स इन्हें भारतीय लोगों से नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी कर्मचारी नहीं मानते थे और टैक्स लेते थे। जब इनसे पूछा जाता कि आप जनता से टैक्स क्यों ले रहे हो, तो कर्मचारी ये कहते कि हम जनता से टैक्स जबरन नहीं ले रहे हैं, जबरदस्ती टैक्स नहीं ले रहे हैं। भी जनता हमें क्या कर रही है, एक उपहार के रूप में क्या दे रही है, टैक्स दे रही है, हमें क्या दे रही है, इनाम दे रही है। इसके बारे में डुंडास ने कहा कि ये जो कर्मचारी उपहार ले रहे हैं ये भी क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये दो बातें कही किसने, डुंडास ने। लेकिन किसी कारणवश डुंडास का ये जो विधेयक था ये क्या रहा, रद्द रहा। क्या रहा, रद्द रहा। यानी विधेयक पारित नहीं हो उसका, और डुंडास का विधेयक क्या हो गया, रद्द हो गया। लेकिन उस समय की बात करें तो ये तो था विपक्ष, लेकिन उस समय जो सरकार चल रही थी वो चल रही थी ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थफैक्स की। किसकी सरकार चल रही थी, लॉर्ड नॉर्थफैक्स की क्या चल रही थी, गठबंधन वाली सरकार चल रही थी। कब, 1782 में। तो क्या हुआ, लॉर्ड नॉर्थफैक्स क्या होते हैं, डुंडास के इस विधेयक से प्रभावित होते हैं। कौन है, वर्तमान सत्ताधारी लॉर्ड नॉर्थफैक्स ये कहते हैं कि चाहे डुंडास का विधेयक रद्द हो गया हो, लेकिन डुंडास अपने आप में बात सही कह रहा है, उसकी जो बातें हैं ये बिल्कुल सही है, ये माननी चाहिए सरकार को। तो लॉर्ड नॉर्थफैक्स क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर ये भी क्या करते हैं, एक विधेयक लाते हैं 1783 में। ये विधेयक कौन ला रहे हैं, वर्तमान सत्ताधारी लॉर्ड नॉर्थफैक्स ला रहे हैं। अब क्या हुआ, भी इन्होंने भी यही बात कही कि कर्मचारियों द्वारा लिया जाने वाला उपहार क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक नई बात कही, इन्होंने ये कहा कि एक 7 सदस्यों वाली एक नई कमेटी बनाई जाए जो क्या करे, BOD के सदस्यों का चुनाव करे। इन्होंने दो बातें
कही, एक तो सेम की सेम ढूंढास वाली बात दोहराई, उपहार समाप्त करने वाली, और इन्होंने नई बात ये कही कि बीओडी के सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक 7 सदस्यों वाली क्या बनाई जाए, नई कमेटी बनाई जाए। ऐसी बात कही लॉर्ड नॉर्थफॉक्स ने, यानी जो वर्तमान सत्ताधारी थे लॉर्ड नॉर्थफॉक्स, वो इस प्रकार का प्रावधान करते हैं अपने विधेयक में। लेकिन क्या हुआ, इनका ये जो विधेयक था ये भी क्या रहा, रद्द रहा। क्या रहा, रद्द रहा। इंग्लैंड के महाराज थे उस समय जॉर्ज द्वितीय, कौन थे, जॉर्ज द्वितीय ने ये भी क्या कर दिया, इस विधेयक को भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब ध्यान रहे कि वर्तमान में बीजेपी सत्ता में है और विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई विधेयक रद्द हो जाता है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्तमान सत्ताधारी श्रीमान नरेंद्र मोदी का अगर कोई बिल अगर यानी कोई विधेयक अगर रद्द होता है तो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो लॉर्ड नॉर्थफॉक्स का क्या हो गया, ये जो विधेयक रद्द हो गया इसकी वजह से लॉर्ड नॉर्थफॉक्स क्या हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने पद से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। किसने, लॉर्ड नॉर्थफॉक्स ने। जब लॉर्ड नॉर्थफॉक्स ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो त्यागपत्र देने के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की सरकार ही गिर गई। ध्यान रहे ऐसा पहली और अंतिम बार हुआ था जब किसी भारतीय मामले को लेकर इंग्लैंड की सरकार गिरी हो। ये पहली और अंतिम बार गिरी थी, इससे पहले कभी नहीं गिरी और इसके बाद कभी भी भारत के मामलों को लेकर इंग्लैंड की सरकारें नहीं गिरी थी। ठीक है, तो जब इंग्लैंड की सरकार गिर गई तो उसके बाद क्या हुए, नए चुनाव हुए। इसके बाद क्या हुए, नए चुनाव हुए, और नए चुनाव के अंदर इंग्लैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, विलियम पिट बने। कौन बने, विलियम पिट बने। और विलियम पिट फिर क्या करते हैं, अपने नाम से क्या लाते हैं, एक विधेयक लाते हैं जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देखो कि नए चुनाव हुए, युवा प्रधानमंत्री कौन बने, इंग्लैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट बने। और विलियम पिट फिर अपने नाम से क्या लाते हैं, एक एक्ट लाते हैं, एक विधेयक लाते हैं जिसे 1784 का कौन सा एक्ट कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब हमारा आगे आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये थी हमारी भूमिका पिट्स इंडिया एक्ट की। यानी अगर जब तक हम एक्ट को दोनों तरफ से नहीं जानेंगे, भी एक्ट क्यों आया, किस लिए आया था, इसके क्या प्रभाव हुए थे, वो सारी बातें अगर हम जानेंगे तभी हमारे ये टॉपिक समझ में आएगा। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।